जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? बढ़िया। कशिश, फातिमा, वैभव, गुसाइन कैसे हैं मेरे भाई? बढ़िया, सब मज़े में हैं। चलिए, बहुत शानदार, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। हेलो, कैसे हैं? चलिए, तो आज से हम लोग जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। थ्योरी जितना हमने पढ़ाना था आपको पढ़ा दिया है, आपके काम के हिस्से की सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब यहाँ से जो है आप क्वेश्चन से आगे बढ़ते चलेंगे और सभी सवालों को आप मेरे भाई लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, चकाचक है, बहुत अच्छे। सर, आज का मैराथन ऑफलाइन का क्लास से था क्या? बिल्कुल, हर सैटरडे 4 घंटे की मेरे भाई जो है वो मैराथन चलती है और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वो ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों जगह पर चलता है। वह वो कहते हैं पैरेललोग्राम पढ़ाते हुए आपने कहा था एडजेसेंट साइज इक्वल तो डायगोनल इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल तो भी। हाँ मेरे भाई, ऐसा मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो उनके डायगोनल भी इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि फिर वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है ना, और रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। जिस पैरेललोग्राम के दोनों साइड बराबर हो जाएंगे वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। और रोम्बस के दोनों डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है। इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय टू डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फोर लाइन इज ऑलवेज अ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि यदि दो समानांतर रेखाएं, ये हमारी दो समानांतर रेखाएं हैं, को दो भिन्न तिर्यक रेखा द्वारा काटा जा सकता है, तो चार रेखाओं के बीच बनने वाला चतुर्भुज सदैव एक क्या रहेगा? तो मेरे भाई देखो, ये डिपेंड करता है कि दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग ट्रांसवर्सल से काटते हैं। जैसे एक ट्रांसवर्सल ऐसा हो गया, दूसरा वाला ऐसा भी हो सकता है, या फिर दूसरा वाला ऐसा भी हो सकता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये दो अलग अलग ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा? तो मेरे भाई ट्रेपीजियम बनेगा। लेकिन अगर मेरे भाई ये अलग दूसरा ट्रेपीजियम, जैसे मानो ये दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये जो बनेगा मेरे भाई वो क्या बनेगा आपको? तो पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम दो ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो ये दो ट्रांसवर्सल अगर हम इसे ऐसे बना रहे हैं तो फिर ये दो ट्रांसवर्सल यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये बताओ आपको क्या लगता है इसका सबसे जो सटीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चलिए, ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। आप बताइए कि दो अलग अलग ट्रांसवर्सल हैं हमारे, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल में हम किसे क्या बोलेंगे? आप बताइए, इतना तो पढ़ा दिया आपको, बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं कहा गया है यहाँ पर इफ टू पैरेलल लाइन, जैसे ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हम इन्हें पैरेलल ही लेके चलेंगे। लेकिन इन लाइंस के बारे में, दे आर कट बाय टू डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल, इन ट्रांसवर्सल्स के बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है कि ये ट्रांसवर्सल पैरेलल हैं कि पैरेलल नहीं है। और जब कहीं पर भी कोई भी जिक्र ना होना तो हम दोनों केस लेकर चलते हैं कि वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने मानकर चला कि जैसे मानो एक ये अलग ट्रांसवर्सल है और एक ये अलग ट्रांसवर्सल है, और दोनों ट्रांसवर्सल के बीच में जो ये बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये मेरे भाई क्या कहलाएगा? तो ये हमेशा ट्रेपीजियम कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही उत्तर है। समझ गए मेरी बातों को आप लोग? ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, और डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस के डायगोनल यानी विकर्ण के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं रोम्बस हमारा एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। और डायगोनल के बारे में क्या कहा गया है, तो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डिवाइड इट इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट एरिया, ये बात गलत है। जो डायगोनल होता है मेरे भाई वो यहाँ पर दोनों को बराबर एरिया में बांटता है, ठीक। द डायगोनल इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या लगता है आपको डायगोनल एंगल का बाइसेक्टर है? तीसरा पॉइंट, द डायगोनल ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, अ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज ऑफ सेम लेंथ एज ईच साइड, ये भी मेरे भाई गलत है। कौन सा पॉइंट होगा सही बताइए, दूसरा में कौन सा पॉइंट सही होगा बताइए, ठीक है। डायगोनल के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर डायगोनल जो होता है इट्स डिवाइड इट इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट एरिया, तो डिफरेंट एरिया में डिवाइड नहीं करता है, सेम एरिया में डिवाइड करता है। इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मानो बाइसेक्टर ऑफ एंगल अगर चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस है तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं और हम आपको बातें समझाते हैं यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है। अब ये जो कि हमारा रोम्बस है, हमें यहाँ पर पता है बहुत अच्छे तरीके से कि रोम्बस के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मेरे भाई अगर दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये देखो जैसे दोनों साइडें हमने कह रखी है ना कि रोम्बस का मेरे भाई जैसे क्या होगा, डायगोनल बराबर, ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड इनटू टू सिमिलर इज आल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। पॉइंट नंबर बी जो है इसका सही है कि वो एंगल बाइसेक्टर है। वो एंगल बाइसेक्टर कैसे है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको दूसरा एग्जांपल दूं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो आप ऐसे समझ लो जैसे क्या हो गया मेरे भाई, आप ऐसे समझ लो जैसे मान लो ये हमारे दो एंगल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे रोम्बस का एक एंगल मान लीजिए कि हमने 100 बना लिया है, तो इसका एडजेसेंट जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, तो जो एडजेसेंट एंगल होता है मेरे भाई वो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, तो 80 बन जाएगा। क्यों, पैरेललोग्राम के दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाता है, तो 180 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि हम अगर एक डायगोनल को यहाँ से खींचते हैं तो ये दोनों एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो देखो ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर, और ये अगर 100 है तो ये भी हमारा 100 मेरे भाई बराबर हो जाता है। अब उस केस में अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसीलिए मेरे भाई देखो जैसे ये 100 है, अब ये 80 को बांटोगे तो ये आपका कितने में बटेगा, तो 40 में और 40 में, और उसके बाद 100 और 40 हो गया तो ये 50 में बटे, ठीक है। और फिर ये भी हमारा कितने में बटेगा, 40 में और मेरे भाई 40 में। तो ये शब्द बड़ा अच्छा कहा गया है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज आल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो विकर्ण है हमारा, ये हमारे दोनों कोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बराबर तरीके से बांटता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा आसान भाषा में हम समझाएं तो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये रोम्बस है, ठीक है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा इसको बना दे रहा हूँ, ये आपका रोम्बस हो गया। अब रोम्बस में मेरे भाई क्या हो गया, तो जैसे ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री का मान लीजिए हमने बना लिया, ये हमने यहाँ पर डायगोनल बना लिया। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि सर ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बराबर होंगे ना। जब ये दोनों साइड बराबर होंगे तो दोनों एंगल बराबर होंगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें अगर हमारा ये 100 है तो बाकी दोनों का जोड़ 80 होगा। उस 80 में ये कितने कितने में बटेंगे, तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से पता है कि जैसे मानो ये हमारा लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर ये हमारा 100 है तो ये हमारा 80 होगा। उस 80 में ये अगर 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40। उसी तरीके से अगर ये हमारा 100 है और ये रेखा इसके समानांतर है, तो ये अगर 100 है तो ये हमारा 80 होगा, उसमें अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि डायगोनल जो है उसने एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। समझ गए? आ जाइए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या बोला गया, इफ मिड पॉइंट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर जॉइन द फिगर फॉर्म्ड इज, सीधा का बात है मेरे भाई, पैरेललोग्राम। दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मध्य बिंदु को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समानांतर चतुर्भुज मिलेगा, यानी पैरेललोग्राम मेरे भाई मिलने वाला है।
पैरेललोग्राम का निर्माण ही तो ऐसे होता है। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, पढ़ा तो रखा है ना कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो दुनिया का, अगर हम उनके मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो जो बीच में हमें मिलता है वो क्या मिलता है? पैरेललोग्राम मिलता है। सर मैंने राकेश सर और गगन सर से पढ़ के देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ आप ही का समझ में आता है। चलो यार बढ़िया है, कहीं पर भी समझ में आए क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कहाँ पढ़ा पहले कहाँ नहीं पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस बात से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। सपोज करिए आपने ये पैरेललोग्राम बनाया कि समानांतर चतुर्भुज के कोनों के द्विभाजक द्वारा बना चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए कि आपने इसके एंगल बाइसेक्टर को खींचा, ठीक है, उसके बाद आपने इसके एंगल बाइसेक्टर को खींचा, फिर आपने इसके एंगल बाइसेक्टर को खींचा, फिर आपने इसके एंगल बाइसेक्टर को खींचा, तो अंदर चल के जो मेरे भाई बनेगा वो मेरे भाई क्या बनेगा? ठीक है, बताइए जल्दी से, अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए। तो आप बोलेंगे देखो बहुत पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी आपका एक तरीके से हो गया ना, जैसे इस लाइन को आप ऐसे लेकर जाओ, ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे लेकर जाओ, इस लाइन को ऐसे लेकर जाओ और इस लाइन को ऐसे लेकर जाओ, तो मेरे भाई जो अंदर जो बना हुआ है ना, तो ये जो अंदर बनता है वो हमेशा क्या बनता है? अंदर वाला हमेशा हमारा रेक्टेंगल बनता है। हमेशा हमारा कितना बनता है? रेक्टेंगल बनता है, क्योंकि 90-90 का तो कोण रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मेरे भाई जो साइडें होती हैं, ये लेंथ और ये लेंथ अलग होगा और ये लेंथ अलग होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? तो मेरे भाई बहुत आसान शब्दों में हम आपको समझाते हैं। पैरेललोग्राम कहा गया है, चूंकि ये पैरेललोग्राम कहा गया है तो ये दोनों साइड अलग होगी, ठीक है, और अगर ये दोनों साइड अलग होगी तो इसको डायगोनल के लेंथ भी अलग होंगे। तो जैसे मानो हो सकता है कि लेंथ डायगोनल के अलग होंगे। अब डायगोनल के लेंथ मेरे भाई अलग होंगे तो इसकी लंबाई जो होगी और जो इसकी लंबाई होगी, ये दोनों के दोनों अलग होंगे, और जब इन दोनों की लंबाई अलग होगी तो मेरे भाई यहाँ से लेकर इसकी लंबाई और यहाँ से लेकर इसकी लंबाई ये दोनों अलग होगी, और जब ये दोनों अलग होंगे तो उस केस में ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम ना होकर ये रोम्बस होता ना, तो रोम्बस के चारों साइड बराबर, और रोम्बस के चारों साइड बराबर होते तो उस केस में हम इसे स्क्वायर कह सकते थे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो चूंकि इसके साइड अलग अलग होते हैं तो डायगोनल अलग अलग होंगे, और फिर डायगोनल के बाइसेक्टर को ज्वाइन करोगे तो इनके भी साइड हमारे अलग अलग होंगे, इसीलिए ये रेक्टेंगल होगा ना कि स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रोम्बस आर। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई रोम्बस बनाया, ये आपका एक रोम्बस बन गया, ठीक, और उसके डायगोनल हमारे इक्वल है, डायगोनल हमारे क्या है? इक्वल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, ठीक है, डायगोनल आर इक्वल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रोम्बसेस। अभी बताते हैं, जैसे मानो ये वाला डायगोनल जो है इस वाले डायगोनल के बराबर है, और अगर ये दोनों डायगोनल बराबर हैं तो उस केस में हमारे पास कहानी क्या होगी? आपको पता है कि बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 का। अगर ये दोनों डायगोनल बराबर हैं तो इनका हाफ पार्ट, जैसे ये ब्लू वाला और इसका हाफ पार्ट, ये दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ सर दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों हाफ पार्ट बराबर होंगे तो इनके द्वारा बना एंगल भी बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ सर बराबर होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का भी जोड़ 90 होगा, यानी ये हमारे हो जाएंगे 45 और मेरे भाई 45। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है ये बात अच्छे से? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो कि अगर ये 45 है और डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये 45 है तो मेरे भाई ये भी 45 होगा यहाँ पे, यानी ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 90, और अगर ये एंगल 90 हो जाएगा तो बाहर वाला एंगल भी 90 होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा? राइट एंगल होगा। सम डुमराव टीवी के ओनर के पापा भी आपके फैन हैं। चलिए देखिए, किसी की कोई बातें किसी को भी अच्छी लग जाती हैं, ठीक है, और लोग उस विचार के साथ कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, हो जाता है ऐसा। ठीक है, सुमन कुमार कहते हैं सर दूसरे का आपने सी क्यों नहीं किया? मैं दूसरे का सी क्यों करूंगा मेरे भाई? ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस ऑफ सेम लेंथ एज ई साइड, कहने का मतलब कि प्रत्येक भुजा के समान की लंबाई होती है। कहाँ से मेरे भाई बोला गया? सी ऑप्शन का कहने का मतलब ये है कि जितनी लंबाई डायगोनल की होती है उतनी ही लंबाई साइड की होती है। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है? साइड और डायगोनल कभी इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो सुमन कुमार जी हम कैसे ऑप्शन नंबर सी को सही मान लें? ऑप्शन नंबर सी कहता है डायगोनल और साइड दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते हैं।
ठीक है। तो इस वाले सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 5 में था मेरे भाई, कैसे हमने पता किया, तो जैसा कि हमें पता है कि डायगोनल हमें 90 पर काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों के इक्वल डायगोनल हैं, तो अगर मेरे भाई डायगोनल इक्वल है तो आधा और आधा पार्ट भी इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 45 और 45 होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो 45 45 से 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 राइट एंगल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। सर डायगोनल सेम कैसे होता है, अरे क्वेश्चन में दिया है इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, यदि उनके डायगोनल बराबर कर दिए जाएं तो क्या होगा, उस केस में एक्सटीरियर एंगल कितने का बनेगा, उस केस में एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा। जैसे आप स्क्वायर जो है ना, अब एक मेरे भाई एक स्क्वायर जो है वो भी क्या है, तो स्क्वायर भी एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की परिभाषा क्या होती है, रोम्बस की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर हो। तो क्या स्क्वायर के चारों साइड बराबर नहीं है, तो बोलोगे हाँ है। और स्क्वायर के क्या डायगोनल इक्वल नहीं है, तो हाँ है। इसीलिए रोम्बस पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 90 का बनेगा, और इक्वल नहीं होंगे तो वो किसकी कहानी कुछ और सी होगी। सर महामैराथन का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा, करवा दिए हैं शिवांश जी, आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6, हमसे क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या बनेगा, ये मुझे बताने की जरूरत है, बताओ क्या लगता है आप लोगों को, ये बताने की जरूरत है, बताइए। अच्छे से शुरू में ही पढ़ा रखा है कि एक समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, आयत मिलता है, रेक्टेंगल मिलता है। तपस बराई मेरे भाई, आप ही को तो हम समझा रहे थे कि रोम्बस के डायगोनल सेम कैसे होते हैं। मेरे भाई स्क्वायर भी एक रोम्बस है, तो क्या स्क्वायर के डायगोनल सेम नहीं होंगे, गजब बात करते हैं तपस जी यार। स्क्वायर भी तो एक डायगोनल है, स्क्वायर भी तो एक रोम्बस है। समझ गए सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कि आपको यहाँ दिया गया है, एंगल DAB जो है वो DCX के बराबर है। एंगल DAB जो है यानी ये वाला कोण हमारा DCX के बराबर है बाहर वाले कोण के, और दोनों के दोनों हमारे कितने हैं, तो 120 हैं। कितने हैं मेरे भाई, तो 120 है। साथ में एंगल ABC का मान दिया गया, और ABC का मान कितना है, तो 105 है। तो हमसे ADC का मान पूछा गया कि ADC का मान कितना होगा। इस क्वाड्रिलेटरल में कहीं पर भी कोई भी मेरे भाई चर्चा नहीं है कौन किसके पैरेलल है कौन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो अगर हमारा 120 है तो ये भी हमारा 120 है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप मुझे बताइए एक सीधी रेखा पर कितने की कोण बनती है, 180 की। अगर 180 की बनती है और ये हमारा 120 है तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसको लेकर थीटा की, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में मैंने आपसे क्या कहा कि चारों एंगल को जोड़ने पर कितने का एंगल आना चाहिए, 360 का आना चाहिए। तो 360 का आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, 120 प्लस 105 प्लस 60 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 के। हो जाएगा भाई मेरे, बताओ यहाँ पर होगा या नहीं होगा। हालांकि आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 120 और 60 180 बना रहा है, तो 105 और 75 हमारा 180 बनाएगा, काम खत्म। लेकिन फिर भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर गौर से देखिए, अगर ये 120 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा, चारों एंगल का सम 360 आएगा। यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 360 में से सबको घटा दीजिए, सबको घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो एक तो ऐसे कह सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि यार इन दोनों को जोड़ने पे 180 आया है तो इन दोनों को भी जोड़ने पे 180 आएगा, ठीक है। जहां पर ये अगर 105 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया, 8 नंबर सवाल में AD जो है वो हमारा BE के पैरेलल है। अगर हम बात करते हैं तो AD इज पैरेलल टू BE, ठीक। एंगल DC का मान 85 डिग्री है, ये वैल्यू हमारी 85 है। एंगल BDC का मान हमारा 30 डिग्री है। X का वैल्यू हमसे पूछा गया, X का मान कितना होगा। आप मुझे बताइए
सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर स्क्वायर होगा ना? कहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर स्क्वायर होगा? मेरे भाई किसने कहा आपको कि स्क्वायर होगा? एक रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ने पे मेरे भाई रेक्टेंगल आता है। क्लियर वे में फॉर्मूला बुक में दे रखा है, पढ़ा रखा है, सब कुछ कर रखा है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए रोम्बस। ये जो हमारा रोम्बस है, इस रोम्बस के यहाँ पर मिड पॉइंट को जोड़ने पे यहाँ अच्छे तरीके से हम समझा दे आपको तो मेरे भैया रेक्टेंगल ही आता है। कारण हम आपको बार बार बता रहे हैं, रेक्टेंगल ही आएगा मेरे भाई, स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा। आप कंस्ट्रक्शन करके देख लो ना, आपको अगर नहीं लगता है तो गूगल करके दिखा दें। बताओ, लो गूगल करके दिखा देते हैं। इतना कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। लो, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय लो, आपके सामने आ गया, क्या बोला गया है? शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। साफ तौर पे लिखा गया है कि देयरफॉर इट इज प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस इज रेक्टेंगल। और ये पूरा इसके ऊपर गूगल पे बढ़िया तरीके से को प्रूफ दे रखा है, आप इस प्रूफ को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। कई सारे वेबसाइट हैं जिन्होंने पूरा, देखो यहाँ पर ये पूरा प्रूफ बना रखा है इन्होंने अच्छे तरीके से कि क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट एक बात बताओ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, क्या लगता है आपको कि मुझे ये आपको प्रूफ पढ़ाना चाहिए? बताओ कि ये ट्रायंगल लेते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये करते हैं। मेरे भाई फर्जी चीजें हैं, सीधा याद रखना है कि रोम्बस के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो रेक्टेंगल मिलेगा। ये सारी बातें दे रखी हैं। अब प्रूफ के लिए हम भी इसको अटैच कर सकते हैं, आपका सिलेबस और लंबा जाएगा। बात जाननी थी एक लाइन की और जान लिए हमने यहाँ 10 लाइनों का प्रूफ, और बाद में हमारे काम का भी नहीं है। तो कौन सा उतना ध्यान रखना है? सिंपल ध्यान रखना है, रोम्बस के मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे रेक्टेंगल मिलेगा। तो समझे प्रिंस कुमार? अगर आपको और डिटेल में जानना है, बहुत बड़े गणितज्ञ बनना है बच्चे, तो आराम से गूगल करो और उसके बाद वहां से प्रूफ रटना शुरू करो, ठीक है। आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या बोला गया? बताइए भाई। सर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से क्या बनता है? देखो, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो भी एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। आ जाइए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो रेखा दिया गया है, ये रेखा क्या है? इसके समानांतर है, बी के समानांतर है। अब आपको पता है कि ये हमारे ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, यानी ये जो 85 होगा बराबर होगा इन दोनों के। तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है तो 85 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आएगा ना? ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट देखो यहाँ पे। अगर मान लो कि मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये बोला गया है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? समानांतर हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों रेखा हमारी क्या है? समानांतर हैं। तो उस केस में मेरे भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। बताओ, ये दोनों रेखाएं हमारे समानांतर हैं, तो अगर ये रेखा हमारी समानांतर है तो हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सर को इंटीरियर एंगल का जो सम रहेगा वो हमारा 80 रहेगा। या वो छोड़ो ना यार, इतनी मेहनत क्यों करनी है, हटाओ, एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं। एक छोटा सा काम करते हैं, मैं आपको आसान भाषा बताता हूँ। देखिए, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे।
सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए आपके मन में हो सकता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो है वो एक तरीके से कीड़ा जाग जाए कि यार कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा लेते हैं, तो आप वहाँ गलत साबित हो जाएंगे। मेरी बातों को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं अगर समानांतर होती हैं और एक ट्रांसवर्सल अगर यहाँ से आता है, तो मेरे भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना कि जैसे मानो ये वाली लाइन इसके यहाँ पर समानांतर है और इस प्रकार का कुछ एंगल बना दिया हो और आप यहाँ सोच रहे हो कि हम इसको इसके बराबर कर दें, तो आप यहाँ गलत हो जाएंगे। तो यही बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे कर रहे हैं कि सर ये इसके पैरेलल है तो ये आपका 30 है तो आप इसको 30 बना दो। मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। वो तब हो पाता पॉसिबल जब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल हो पाती, तब ये वाला जो एंगल होता वो इस वाले लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में होता, और ये वाला जो एंगल होता वो इस वाले ट्रांसवर्सल और इस वाले लाइन के बीच में होता, तब करते हैं हम। तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेट का नियम नहीं लगा सकते हैं जो आप लोग यहाँ कह रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो जैसा कि मैंने कहा ये वाली रेखा हमारी इस वाली रेखा के क्या है, पैरेलल है, और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई ट्रांसवर्सल है। तो उस केस में मैंने आपसे क्या कहा, उस केस में मैंने आपसे कहा कि आपका ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। ठीक है। तो अगर हमारा ये 85 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 55। और अगर हमारा ये 55 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक, समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। उसके बाद देखिए, अगर ये आपका बाहर का कोण 85 है तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा, 95। क्यों, सीधी रेखा पर कोण 180 का बनता है। ठीक है, तो आराम से हम यहाँ कितने का एंगल बना लेंगे, 180 का बना लेंगे। बाकी यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या होगी क्या नहीं होगी ज़रा हम वो भी देख लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ बात करें तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। और हम क्या कर सकते हैं, तो और हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे 55 3 80 9 5 14 3 17 18, हम जो है यहाँ पर इसको बना दे 180 माइनस इतना, आ गया हमारा वैल्यू आ गया, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे AD और हमारा B जो है वो पैरेलल कहा गया है। DC की वैल्यू हमारी 85 कही गई है और BDC की वैल्यू हमारी 30 कही गई है। बन गया मेरे भाई। टुडे माय फर्स्ट क्लास सर, लव यू सर, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अगर मान लो कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन के अगर हम पैरेलल बनाते हैं, ये हमारा 55 हो जाता है, ये हमारा 95 हो जाता है, हम अपोजिट एंगल का कोई कंसेप्ट लगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रांसवर्सल है। हमारे दो लाइनों में हम क्या लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, और हम यहाँ पर कुछ स्पेशल कंसेप्ट लगा नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इस पूरे का सम और इस पूरे का सम 180 है। ठीक है, मुझे एक बार सवाल चेक करने दो यार, मुझे एक बार क्वेश्चन चेक करने दो कि क्या ये सवाल सही है। लेट मी चेक माय डियर। क्या है ना कि यार क्वेश्चन गलत भी है तो उसको सही नहीं करवाया गया, ये बड़ी गड़बड़ सी बात है यार। कंटेंट टीम को बोलना पड़ेगा कि अगर कुछ सवाल के भाषा जो कि स्पष्ट नहीं है, जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब इसको खुद बनाया गया है। और अगर इसको खुद बनाया गया है तो एटलीस्ट इसकी जो लैंग्वेज है उसको तो सही की जाए, इसकी जो लैंग्वेज है वो सही की जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें भी करेक्टेड नहीं है। एंगल 90 डिग्री नहीं लेकर आ सकते हैं आप यहाँ, ज़बरदस्ती का 90 डिग्री थोड़ी आप लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन में आपको DC का मान जो है वो दिया गया है इतना,
125 कैसे कर सकते हैं? अच्छा यार, आप लोग सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 बता रहे हो या इसका बता रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। हाँ देखो, ऐसे ज़रूर हम कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मानिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये वाली लाइन और मेरे भाई ये वाली लाइन पैरेलल है। अब यहाँ से मैंने एक ट्रांसवर्सल ये बना दिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों का जोड़ 180 होगा। या अगर मान लीजिए कि ये लाइन बना दिया तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये लाइन जैसे मानो क्या है, आपने ये देखा होगा कि अगर ये लाइन जो है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल रेखाएं और इनके बीच का कोण जो है वो हमारा कितना है, 180 ऐसे बनता है कि अगर ये दोनों रेखाएं हमारी समानांतर हैं और बीच से कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये रेखा जो ट्रांसवर्सल पर एंगल बनाती है और ये रेखा जो ट्रांसवर्सल पर बनाती है, दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है ना कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मेरे भाई इन दोनों का जोड़ 180 हो सकता है। ठीक है। या फिर मेरे भाई इन दोनों का जोड़ 180 हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं सर आप एक काम करो, इन दोनों को 180 बना दो। ऐसा नहीं बना सकते यार, ऐसा नहीं बना सकते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, मुझे इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर एंगल DBA, DBC, DCB, DCB, DBA ऐसे नहीं है भाई मेरे, सब फर्जी तरीके हैं। ठीक है, 55 आंसर होगा सर मेरे भाई, 55। और उससे मतलब नहीं है ना मुझे, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। या तो क्वेश्चन गलत है, नहीं तो डेटा गलत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो AD है मेरे भाई, वो आपके पैरेलल है किसके, तो वो इस संख्या के पैरेलल है। आपका ये 30 दे दिया गया, आपका ये 85 दे दिया गया, तो आप मेरे भाई इसका वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके आधार पर आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये भी नहीं है कि ये बाइसेक्टर है, कुछ भी है ही नहीं ऐसा। आप उसके आधार पर कुछ नहीं बता पाएंगे, आपको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या करो, क्वेश्चन में चेंज कर लो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है ना, या तो एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, फिर एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। एक्स आपका हो सकता है कि ये वाला एंगल हो सकता है आपका एक्स ये वाला एंगल हो मेरे भाई, ऐसा हो सकता है। चेंज कर लीजिए सवाल में थोड़ा सा आप लोग, एक्स मेरे भाई हो सकता है ये वाला एंगल हो। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि देखो ये 30 है, ये 85 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55। और अगर ये 55 है तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उस केस में हम ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर मानेंगे। ठीक है सर, अंतर कौन है ना सर, अरे यार मैंने पीछे बताया था कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो वो मैंने पैरेललोग्राम में बताया है ना। सुनो, पैरेललोग्राम में मैंने आपको ये कहा है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मानो ये हमारा 100 है, ये हमारा 80 हो जाएगा, फिर ये हमारा 100। तो पैरेललोग्राम में मैंने बताया अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कहा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, जो एक सर्कल के अंदर बने होते हैं, उनका अपोजिट एंगल 180 होता है। ऐसे किसी भी यहाँ पर जो है उस तरह के क्वाड्रिलेटरल का, अब जैसे मानो ये क्वाड्रिलेटरल है यार, अब गजब बात है, मान लो यहाँ पर ये वाला एंगल आपका 100 है, ये आपका 30 भी हो सकता है, ये आपका 40 भी हो सकता है, उसके आधार पर इसको कर लोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है तो जबरदस्ती उसके एंगल को जोड़ के 180 बनाएंगे। अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन गलत दिया था, इसी के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर भी हो गई कि हम क्या लगा सकते हैं और हम क्या नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया। एक बच्चा कहता है सर इस शीट में सिर्फ 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ मेरे भाई, हो सकता है सिर्फ 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कारण यहाँ पर यह है कि क्वाड्रिलेटरल में कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है, और बहुत ऐसी चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो हम मेंसुरेशन में आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के मिलेंगे। सब्र करिए, यहाँ पर वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको क्वाड्रिलेटरल से संबंधित। कहने का मतलब यहाँ पर आपको बेसिक जो फॉर्मूला हो गया, जो आइडेंटिटी हो गई, जो नियम हो गए, वो आपको मिलेंगे। और एक्सरसाइज से तो ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में करवाया हुआ है, और एग्जाम्पल से आपका माध्यम से देखो क्या है कि हमने जैसे शीट को बदलने का सोचा, फिर हमने ये देखा कि यार सारे क्वेश्चन वहीं आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो ज़बरदस्ती का क्यों चेंज करना और क्यों मेहनत करवाना टाइप इससे।
तो इसीलिए इसमें कुछ नया नहीं पूछा गया है आपके पेपर में भी रिसेंट में। आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद आप क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन लगा कर देख लेना, कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार क्वाड्रिलेटरल हम ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे और एक बार हम आपको मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एक्स की वैल्यू बताओ। अब मुझे बताओ ये कौन सा कंसेप्ट है, एरो कंसेप्ट है। एरो कंसेप्ट में हम आपको बताए हैं कि अंदर के तीनों कोनों का जोड़ बराबर होगा बाहर वाले के, यानी a प्लस सी प्लस एक्स बराबर होगा किसके, b के। a प्लस सी प्लस एक्स बराबर होगा किसके, तो बाहर वाले b के। तो अगर हमें x का मान बताना है तो हम क्या बोलेंगे, b माइनस ए माइनस सी, b माइनस ए माइनस सी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10 नंबर पॉइंट पर हम आते हैं। क्या बोला गया है, कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिनमें विकर्ण BD का मान 64 है। AL जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। CM जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। AL की वैल्यू 13.2 सेंटीमीटर है। CM की वैल्यू दे रखी है, तो ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। हमने कहा बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD के बारे में कहा गया, तो ABCD एक चतुर्भुज है, तो ये रहा, हमने ABCD बना लिया कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, जिसमें विकर्ण BD की लंबाई 64 है। अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, तो 64 है। ठीक है, उसके बाद AL जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ AL जो है वो हमारा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AL इज परपेंडिकुलर ऑन BD, ये रहा हमारा। ठीक है, उसके बाद CM जो है परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। ये देखिए AL जो है वो परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। CM जो है मेरे भाई वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो CM इज परपेंडिकुलर ऑन BD। ठीक है, AL की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 13.2 है। और उसके बाद यहाँ पर जो है CM की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 16.8 है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ABCD का क्षेत्रफल बता दीजिए। मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, धरती का तो सबसे आसान क्वेश्चन है। डायगोनल की वैल्यू दे दी गई है ना, BD की वैल्यू कितनी दी गई है, तो पूरे BD की वैल्यू हमारी 64 दी गई है, यानी 64 है। तो साफ तौर पर एरिया मैंने आपसे क्या कहा है, तो साफ तौर पर एरिया मैंने कहा है हाफ इंटू जो आपका ये डायगोनल है, डायगोनल कितना है 64, और इंटू मेरे भाई इन दोनों का सम, यानी यहाँ पर 13.2 और प्लस 16.8, इन दोनों का हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू कितना कह देंगे, 64 कह देंगे, और इंटू इन दोनों को जोड़िए, 16 और 13 29, और ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 32 बार में, और 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। बहुत शानदार, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर सवाल, हल्का फुल्का सवाल, ज़्यादा बढ़िया है नहीं। क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ऑर्डर 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा। हमने कहा हल्का फुल्का सवाल है। आपको पता है कि चारों एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 360। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी अगर हम बात करते हैं तो 10x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ये 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू 36 आएगी। अगर मेरे भाई x की वैल्यू 36 आएगी तो सबसे पहले हम अपने तरफ से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बेकार सा मान के चल रहे हैं, क्या पता कुछ भी हो सकता है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने कहा 36 का 1 गुना कितना हो जाएगा, तो हो सकता है ये वाला एंगल 36 हो। 36 का हमारा 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 72 हो। ठीक है, 36 का हमारा 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 36 का 3 गुना हमारा हो जाता है 108।
ठीक है। और 36 का हमारा 4 गुना कितना हो जाता है, तो 36 का 4 गुना 144 हो जाता है। अब यहाँ सवाल में देखो, अगर ये पैरेललोग्राम होता तो पैरेललोग्राम होने के साथ साथ मेरे भाई इनके चारों एंगल को सॉरी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जो कि है तो नहीं है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो चारों एंगल हमारे 90-90 के आते हैं, वो है तो नहीं है। अगर ये रोम्बस होता तो मेरे भाई यहाँ पर जो है एंगल ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता, कि रोम्बस में मेरे भाई इन दोनों को जोड़ने पे 180 आता है। तो क्या ऐसा है, तो नहीं है। यानी ये क्या है हमारा, तो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों एंगल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मानो ये किस प्रकार का ट्रेपीजियम हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार का ट्रेपीजियम है, जिसके वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा एंगल है। जैसे मानो 100 है, ये 100 से मेरे भाई कम होगा, हो सकता है 50 हो जाए, ठीक है। ये मेरे भाई अलग हो सकता है। अब ट्रेपीजियम में भी क्या है, तो ट्रेपीजियम में अगर आप देखेंगे तो ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो इनका सम 180 आएगा। और अगर आप 144 और 36 को जोड़ोगे तो ये भी 80 आएगा, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और दूसरी वाली लाइन में कोई संबंधी नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रेपीजियम में होता है ना कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, तो इनका एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है, जो सम होता है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। चतुर्भुज ACDE का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी भुजा AC का मध्य बिंदु है तो DABE का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमने कहा ठीक है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ बी इज द मिड पॉइंट। देखो चतुर्भुज ACDE, ये हमारा हो गया ACD और मेरे भाई E। तो क्या बोला गया है, चतुर्भुज ACDE का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि बी भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं कि जो B नाम का पॉइंट है ना, ठीक है, यदि B भुजा AC का मध्य बिंदु है, B जो है इसका मिड पॉइंट है, तो DABE का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत शानदार, ये हमसे बोला गया है कि अगर B जो है मेरे भाई इसका मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर है ना सुधार करना पड़ेगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर बिगड़ गया है। एग्जामिनर को जो है ना यहाँ पर सुधारेंगे और DABE नहीं लिखेंगे, ये गलत कर दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों का फेर सारा कुछ बदल सकता है। यहाँ पर हमें जो लिखना पड़ेगा वो DBAE लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, DBAE लिखना पड़ेगा, अब जाकर सही है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। पता है क्या किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है एक ट्रेपीजियम। जैसे शुरू में क्वाड्रिलेटरल बना दिया था ना, तो क्या करता है एग्जामिनर की बोलेगा तुम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना लो अपने हिसाब से, कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बना लो कैसे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका वो क्षेत्रफल आपको दे देता है, इस भुजा का कहीं पर मिड पॉइंट दे देगा आपको, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट दे दिया और हमसे यहाँ पर क्या बोला तो वो समझो। हमसे यहाँ पर बोला कि ये अंदर वाले पार्ट का एरिया बताओ और कंडीशन क्या क्या दिया, तो पहला ACDE के पैरेलल है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा AC हमारा DE के पैरेलल है। और दूसरा ये वाला कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BE हमारा DC के पैरेलल है। यानी अगर हम बात करेंगे यार ये भी लाइन बदलनी पड़ेगी, BE कहाँ से पैरेलल हो जाएगा यार, खतरनाक लाइन है। B हमारा DC के पैरेलल है, अच्छा फिर ये लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा B जो है वो DC के पैरेलल है, फिर DABE, ये भी लाइन गलत है, इसको भी बदलाव करेंगे आप, ठीक है। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको भी बदलाव करेंगे आप यहाँ पर इसको भी बदलाव करेंगे। यहाँ पर जो BE है वो हमारा पैरेलल नहीं होगा DC के, ठीक है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करना होगा, AE इज पैरेलल टू BD, ये हमें थोड़ा सा चेंज लेकर आना होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर ये जो है इसको बदलना होगा, तभी हमारा सवाल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप बदलिए ज़रा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में फिर हमें ऐसा करना होगा ना यहाँ पे कि एंड AE, जो हमारा ये AE है ये हमारा पैरेलल है, और किसके पैरेलल है, तो BD के। यहाँ पर भी हम लिखेंगे AE जो है वो हमारा पैरेलल है BD के। अब थोड़ा सा सवाल को आप ऐसे देखिए,
ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के समानांतर है और ये दोनों रेखाएं मेरे भाई आपस में समानांतर हैं। ये जो बी है हमारा क्या है, तो मिड पॉइंट है। जो हमारा बी है मेरे भाई वो क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो उस केस में हमसे बोला गया कि ये अंदर वाले का एरिया बताओ। आंसर आप एक लाइन में बता सकते हैं। अगर आपको अंदर वाले का एरिया बताना है, इस पूरे सवाल को ही बदलना पड़ेगा मेरे भाई, इस पूरे क्वेश्चन को ही बदलना पड़ेगा। अगर अंदर वाले का एरिया बताओगे ना, तो ये ऑप्शन भी आपको बदल के और तब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और करेक्ट आंसर भी कितना होगा, तो 24 होगा। यानी अगर वो 36 है ना, टोटल 3 पार्ट में बटा है। और 3 पार्ट में कैसे बटा है, तो हम आपको अभी सारी बातें अच्छे तरीके से समझाते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, तो ये देखिए, ये वाली लाइन इसके हमारे पैरेलल हो गई और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर मेरे भाई ये पैरेललोग्राम हो गया, तो उसके बाद ज़रा हम लोग थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर। ये आपका बी क्या है, तो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है। अब ज़रा सा हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं मेरे भाई ना, तो यहाँ पर कहानी ऐसी हो जाती है कि फिर वापस से ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ठीक। और जितनी लंबाई मेरे भाई इसकी थी उतनी ही लंबाई यहाँ पर इसकी है, ठीक। तो ये भी लाइन हमारे इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस केस में मेरे भाई, और अगर वो पैरेलल नहीं होगा तो आप वो छोड़ो, पैरेलल रहे ना रहे हम वो बात की बात करते हैं। आप बस ये समझिएगा कि दो यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा दोनों का दोनों बना हुआ मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से पैरेलल लाइन है। इन दो पैरेलल लाइन के बीच में हम कितना भी क्वाड्रिलेटरल बना ले तो उनका एरिया सेम रहना है। तो उनका एरिया सेम रहना है, तो यहाँ पर चीज़ें कैसे होंगी, तो वो देखो। तो जैसे मानो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, ये लाल वाले की, तो ये लाल वाले का एरिया मान लो x है, ठीक है। ये लाल वाले का एरिया मान लो मेरे भाई x है। तो ये जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही लंबाई मेरे भाई इसकी है। ये वाली रेखा इसके समानांतर, ये वाली इसकी रेखा समानांतर है, x है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट मेरे भाई ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो आपका पैरेललोग्राम है, ये भी इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो जैसे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में इसी को बेस मान के आप जितने मर्जी यहाँ पर ट्रायंगल बना लो, सबका जो एरिया है वो हमारा क्या आएगा, तो सेम आएगा। उसी तरीके से मैंने एक और बात बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आप चाहे मेरे भाई जितने मर्जी यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से जितने मर्जी आप यहाँ, जैसे इसी को बेस मान के, कल के दिन थोड़ा सा हम इसको और झुका दें, ठीक है। जितने मर्जी मेरे भाई यहाँ बेस मान के हम बना ले, हम यहाँ क्या बना ले, तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो बना ले पैरेललोग्राम, तो सबके एरिया जो होंगे वो बराबर होंगे। तो उसी तरीके से लाल वाले का एरिया काले वाले एरिया के बराबर होगा। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट मेरे भाई दोनों में है, तो इसका मतलब ये दोनों एरिया दोनों का क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आसान भाषा में आप जो याद कर सकते हैं वो ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कोई मिड पॉइंट आता है ना, तो वो पूरे ऐसे जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल है इसको 3 बराबर भागों में बांटता है, जिसमें एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ये टोटल हमारे हो गए 3 भाग, ठीक है। टोटल हमारे कितने हो गए मेरे भाई, 3 भाग हो गए। और उस 3 भाग में हमसे यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है इन दो भागों का रेशियो। तो जो हमारा ये 36 है, वो 36 हमारा 1, 2 और 3 पार्ट का है। हमसे यहाँ पर कितने पार्ट का पूछा गया, 1 और 1 2 पार्ट का। तो इसीलिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसलिए आंसर आ जाएगा क्या, 24 आ जाएगा। बहुत एरर है शीट में, ठीक है। हम एक बार बोल देते हैं टीम को कि वो करेक्ट करके डाल देंगे। सर कहाँ है, चले गए, ठीक है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी थी। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशन की वजह से गलती हो जाती है, बट यहाँ सीखने को हम दोबारा से कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी आप कोई भी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इन फ्यूचर कभी भी कोई भी यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए ये वाली रेखा इसके पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट से आपको बोलता है कि इसके मिड पॉइंट से आप ये ज्वाइन कर लीजिए और आप ये ज्वाइन कर लीजिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई एरिया 3 बराबर हिस्सों में बट जाता है।
इशिता कहती हैं सर सीजल 2022 प्री के लिए सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाने से बेनिफिट होगा। बिल्कुल इशिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 सीपीओ के क्वेश्चंस तो लगाकर जाने ही जाने हैं, किसी भी सिचुएशन में जाने हैं, कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, धरती पलट जाए, लगाना है तो लगाना है। ठीक है सर, 10वीं क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है सर, तो रॉन्ग दिया है तो करेक्ट कर लो यार। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब जैसे मानो कोई भी क्वाड्रिलेटरल की चर्चा नहीं है तो हम ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, जब चर्चा होगा तो बताएंगे पैरेललोग्राम है नहीं है क्या है। तो क्या बोला गया, चतुर्भुज ए बी सी डी में एसी की लंबाई, यानी ये जो डायगोनल है हमारा, इस एसी की लंबाई हमारी 7 है, बीडी की लंबाई हमारी 8 है। अगर हम बात करते हैं ये जो दूसरा वाला डायगोनल है इसकी भी लंबाई 8 दे रखी है, तो ये वैल्यू 7 है, दूसरे वाले की वैल्यू 8 है। एंगल ए एक्स डी 60 डिग्री है। अब ये x कहाँ से आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। यार ये x कहाँ से आ गया भाई, पता ही नहीं चल रहा है क्या क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है। दिमाग जो है वो अलग ही खराब है। चेक करने दो यार, पता नहीं ये क्वाड्रिलेटरल की शीट इन्होंने बनाई है जो एरर उसमें सही करवाए हैं या नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, रुक जाइएगा थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर 13, ये जो क्वेश्चन नंबर पीछे था ना ये वाला सवाल, इस वाले सवाल में अगर आप मात्र एक जगह परिवर्तन करते तो भी आपका आंसर बन जाता। पूरे क्वेश्चन को ना चेंज करके आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, और वो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो असल में एक सिंबल की वजह से सारा खेल हो गया। मानो एक पल के लिए मैं सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे लग भी रहा था कि एक छोटा सा चेंज ये भी हो सकता है सवाल में, और वो यहाँ पर ये था कि ये डी ना होकर आप इसको ट्रायंगल का साइन दे दो। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये ट्रायंगल का साइन है, तो भी आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको ट्रायंगल का साइन दे देते हैं तो क्या बोलेगा, चतुर्भुज ACDE का क्षेत्रफल, तो आप इसको A बना लीजिए, C बना लीजिए, D बना लीजिए और यहाँ E बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि बी भुजा AC पर, जैसे मान लीजिए B जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो ट्रायंगल ABE का, यानी AB और E का मेरे भाई, इसका आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल कितना होगा यदि हमारा जो BE है वो हमारे DC के समानांतर है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये जो D है उसको ट्रायंगल का साइन बना देंगे तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता पीछे वाला। तो उस केस में आप मुझे बताइए कौन सा आंसर देते। तो आपको अभी सिखाया था मैंने कि अगर कोई मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से आपने E को कनेक्ट किया है, तो मेरे भाई इसी मिड पॉइंट से आप यहाँ B को भी कनेक्ट करें, फिर ये एरिया 3 बराबर भागों में पड़ जाता है। ठीक है, टोटल 3 पार्ट की वैल्यू हमारी 36 है, एक पार्ट की वैल्यू 12 है, तो उस केस में इसका आंसर आ जाएगा 12, जो कि आपके शीट में सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो पीछे वाला क्वेश्चन भी सही हो सकता है, ऐसी मेरे भाई कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट आपको वहाँ देखना था, ध्यान देना था। अब इस वाले सवाल में भी देख लेते हैं 12 के बाद जो हमारा कोई और में अगर गलती हो तो। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, एक्स का मेंशन ही नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी सवाल में हम अगर ऐसा कर लें, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC की वैल्यू हमारी कितनी है तो 7 है, BD की वैल्यू हमारी 8 है, और यहाँ अगर हम X को इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस वैल्यू को हम कितना मान लेते हैं, 60 मान नहीं लेते हैं, हालांकि ये दिया गया है। तो ABCD की वैल्यू बतानी है, बताइए, बता देंगे। इस शीट को मैं एरर फ्री करवा के आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा, परेशान मत हो आप। दोबारा से एक नई शीट हम डलवा देंगे जिसमें सारे के सारे एरर मेरे भाई हटा दिया गया होगा, तो आप परेशान मत होइए, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप AXD का मान 60 है ना, तो AXB नहीं, AXD का मान 60 है, यानी AXD का मान ये वाला मान 60 है। ठीक है, तो उस केस में एरिया बताना है ABCD का।
कल मैं ओके करवा के शीट को आप लोगों को करवाऊंगा, आप परेशान मत हो। कल एक्सरसाइज वाला पार्ट जो हमारा रॉन्ग हो रखा है ना, इस वाले पार्ट को मैं सही करवा के आप लोगों को करवाऊंगा। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर इसका एरिया बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन एरर फ्री हो जाएंगे। तो अगर मुझे इसका एरिया बताना है तो इसका एरिया बताने के लिए क्या करेंगे, तो इसका एरिया बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रखा है क्वाड्रिलेटरल में, और अगर नहीं बता रखा तो आप याद कर लीजिए। जैसे ट्रायंगल में हमने आपको क्या बताया था, तो ट्रायंगल में आपको एक पॉइंट याद रखना था, और वो मेरे भाई ये याद रखना था कि अगर ये ए है और ये बी है और इनके बीच में थीटा है, तो जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो बोलेंगे सर एरिया बराबर हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है ना मेरे भाई दोस्त, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है। कल के दिन मेरे भाई ये सेम नियम आपका क्वाड्रिलेटरल में भी लगेगा, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल में कैसे लगेगा, तो क्वाड्रिलेटरल में ऐसे लगेगा कि अगर ये मान लीजिए कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये उसका पहला डायगोनल, ये उसका दूसरा डायगोनल, तो उस केस में जो एरिया आ जाएगा मेरे भाई वो ऐसा आ जाएगा, हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, और उनके बीच में जो एंगल है यानी साइन थीटा है, ठीक है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो उसी तरीके से हाफ इंटू पहले डायगोनल की लेंथ हमारी कितनी है 7 है, दूसरे की लेंथ कितनी है 8 है, और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसका साइन 60 हम लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि 2 से हम इसे 4 बार में काटेंगे, 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 2 से काटो तो कितनी बार में, 14 बार में, तो करेक्ट आंसर 14√3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, और इसके माध्यम से एक नई प्रॉपर्टी आपको सीखनी थी कि कभी भी अगर दो डायगोनल दे दिए जाएं और दो विकर्णों के बीच का कोण दे दिया जाए, और उस केस में हमसे ये पूछे कि बताओ उनका क्षेत्रफल कितना है, तो हाफ D1 D2 साइन थीटा हम बोलेंगे, ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे से क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम एक बार शीट को वेरीफाई करवा लेंगे कहाँ पर और कितने एरर हैं, और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से हम आप लोगों से और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी एरर हो जाएगा करेक्ट करवाने के बाद सारा का सारा नया शीट अपलोड करवा देंगे आप लोगों में, और आगे भी कोई चैप्टर बनेगा तो हम टीम को बहुत अच्छे तरीके से बोल देंगे कि कोई एरर ना रखें, और उसके बाद बढ़िया तरीके से आपसे और बात की जाएगी, ठीक है भाई। तो चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले सेशन में।